Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I am Muhammad Ali, lecturer in English, Boys High Secondary School, Kargil. Into this video lesson, today we will talk about the grammar section and conditional clause or conditional sentence will be our topic. तो आज का हमारा टॉपिक होगा कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस क्या है? ये इस किस्म का एक सेंटेंस है जिसमें टू पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के। इट कंटेन्स टू पार्ट्स और टू क्लॉजेस। टू पार्ट्स और टू क्लॉजेस। क्लॉज क्या होते हैं आप जानते हैं। क्लॉज को थोड़ा सा मैं यहाँ डिफाइन करता चलूँ। क्लॉज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, वन सब्जेक्ट प्लस वन प्रेडिकेट कहते हैं, ये एक डेफिनेशन इसका। या वन सब्जेक्ट प्लस वन फाइनाइट वर्ब। एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब, अब क्या हम सिर्फ एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब को क्लास कहेंगे? नहीं। क्लास के डेफिनेशन में क्लास इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन्स वन सब्जेक्ट प्लस वन प्रेडिकेट या वन सब्जेक्ट प्लस वन फाइनाइट वर्ब। एंड क्लास इज ऑलवेज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। क्लास हमेशा पार्ट ऑफ ए सेंटेंस होता है। तो इस कंडीशनल क्लास सेंटेंस के अंदर दो क्लॉजेस होते हैं। इसका मैं एग्जांपल आपको एक लिखूं इधर। इफ you go to Delhi, you will meet my brother। इस टाइप के सेंटेंस को हम कहेंगे कंडीशनल सेंटेंस, क्योंकि इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट, एक क्लॉज है इफ यू गो टू दिल्ली एंड द नेक्स्ट क्लॉज इज यू विल मीट माय ब्रदर। अब कंडीशनल सेंटेंस एक तब पूरा होगा इसकी दोनों पार्ट्स अगर होंगे, क्योंकि इस पहला वाला जो पार्ट है इफ यू गो टू दिल्ली, ये हमारा कंडीशन वाला पार्ट है। इस पार्ट में, इस क्लास में कंडीशन दिखाता है, तो इस कंडीशन का रिजल्ट इस दूसरे क्लास में दिखाएगा, इसलिए इसको हम रिजल्ट क्लॉज या कॉन्सिक्वेंस क्लॉज कहते हैं। अब रिजल्ट इसको आप दूसरे वालों में हम इस तरह भी कह सकते हैं। इस पार्ट को कंडीशनल क्लॉज और नेक्स्ट पार्ट को मेन क्लॉज कहते हैं। मेन क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज और मेन क्लॉज। अब सिंपल सा डेफिनेशन इसका हमें आ गया। कंडीशनल सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें दो क्लॉजेस होते हैं। एक क्लास हमें कंडीशन बताता है और ये मेन क्लास तब फुलफिल होगा जब इसके कंडीशंस पूरे होंगे, जब इसके साथ ये कंडीशनल क्लास आएंगे। तो इफ यू गो टू दिल्ली, कंडीशन ये है यू विल मीट माय ब्रदर। कब मिलेगा ये आपको? ये क्लास कब पूरा होगा? व्हेन यू गो टू दिल्ली। इसलिए अब इसका एक पार्ट को हम इफ क्लास भी कहते हैं। इसमें इफ जो साथ में होता है इसे हम इफ क्लास भी कहते हैं। इफ क्लास और दूसरा होता है इसका मेन क्लास, या कंडीशनल क्लास, दूसरा मेन क्लास, या हम इसे कह सकते हैं इसका एक क्लास में कंडीशन है तो दूसरे में रिजल्ट है। अब इस सेंटेंस में हमने जो पहले लिखा इफ यू गो टू दिल्ली, you will meet my friend for example। अब इस कंडीशनल क्लास के दोनों क्लासेस के लिए ऑप्शन है आपको। यहां पे हम अगर रिप्लेस करके लिखेंगे उस वाले क्लास को पहले you will meet my friend if you go to Delhi।
इफ यू गो टू दिल्ली। यहाँ पे आपको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, दोनों क्लास हम कंबाइन में लिख रहे हैं। यहाँ पे ये दोनों तरह से सेंटेंस सही है। इफ यू गो टू दिल्ली यू विल मीट माय फ्रेंड, या यू विल मीट माय फ्रेंड इफ यू गो टू दिल्ली, दोनों सूरतों में ये कंडीशनल सेंटेंस है। लेकिन ये बात हमारे याद रखने के लिए जरूरी है कि जब इफ क्लॉज वाले को हम पहले लिखेंगे तो वी शुड राइट कॉमा हियर टू सेपरेट दीज टू क्लॉजेस। इन दोनों क्लॉजेस को अलग करने के लिए यहाँ पे कॉमा होना जरूरी है। अगर इफ को हम इफ वाले क्लास को बाद में लिखेंगे इस तरह से, यू विल मीट माय फ्रेंड इफ यू गो टू दिल्ली, देन कॉमा इज नॉट नीडेड टू सेपरेट दीज टू क्लॉजेस। ये आपको पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। अब पता चला हमें कि कंडीशनल सेंटेंस के अंदर ये एक क्लास मेन, दूसरा क्लास इफ होता है। तो अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी ऐसा सेंटेंस मिलता है, एक सेंटेंस में और लिखूंगा, ही wanted to know if I would help him। अब यहां भी ऐसा एक स्ट्रक्चर हमें नजर आता है। he wanted to know एक पार्ट दिख रहा है, दूसरा फिर if I would help him, ये if वाला एक पार्ट है। तो क्या हम इसे एक कंडीशनल क्लास कह सकते हैं? तो याद रखना, नो, ये कंडीशनल सेंटेंस नहीं है, क्योंकि ये वाला मेन क्लास जरूर है लेकिन ये वाला हमारा कंडीशन नहीं बताता है। ये हमारा क्वेश्चन बताता है। इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम ऑक्सिलरी वर्ड्स के या असलो क्वेश्चन के डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उस वक्त हम इसको इफ आई वुड हेल्प हिम वाला बताते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इस सूरत में इफ अगर हो तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये इफ वाला जो क्लास है ये कंडीशन नहीं बताता है। इस सूरत में अगर आपको दो क्लास होंगे भी तो ये कंडीशनल सेंटेंस नहीं है। तो इतना याद रखिएगा आप कंडीशनल क्लासेस के लिए, कंडीशनल सेंटेंस के लिए। अब हम आगे बताते हैं इसके टाइप्स। आई होप कि आपको यहां तक कंडीशनल सेंटेंस पता चला होगा। अब कंडीशनल सेंटेंस के कुछ टाइप्स हैं, इसके 4 मेन टाइप्स हैं। फोर मेन टाइप्स इस कंडीशनल क्लास के हैं। एक को हम कहते हैं जीरो कंडीशन, और कंडीशनल जीरो सेम है। तो नेक्स्ट पार्ट इसका है ये जीरो कंडीशनल या कंडीशनल जीरो, या दूसरा इसका पार्ट है फर्स्ट कंडीशनल और कंडीशनल वन भी कहते हैं। मैं इसको एक ही लिखूंगा यहां पे, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, and the fourth one is third conditional। तो ये जो 4 पार्ट्स हैं ये जानना वन बाय वन आपके लिए जरूरी है। अगर आप इन सारे 4 पार्ट्स के यूजेस सही तरीके से जान जाओगे तो आप कोई भी ग्रामेटिकली जो क्लासेस है या कंडीशनल सेंटेंस है कभी गलत आप नहीं लिखोगे। तो हम फिर वापस जाते हैं इस पार्ट फर्स्ट पे, जीरो कंडीशनल क्या होते हैं इसके बारे में हम लिखेंगे वन बाय वन। तो कंडीशनल जीरो और जीरो कंडीशनल, कंडीशनल जीरो और जीरो कंडीशनल का पहले मैं आपको यहाँ पे फॉर्मुलेशन या इसका फॉर्म लिखता हूँ, किस फॉर्म में किस स्ट्रक्चर में हम इसे लिखेंगे। जीरो कंडीशनल जब भी होगा इसका ऐसा स्ट्रक्चर होगा, इफ के बाद नाउन या प्रोनाउन तो होगा ही होगा इसमें, इसका जो वर्ब है वो प्रेजेंट सिंपल में होगा, और इस तरह से एक क्लास आएगा इसका इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, लेकिन इसका जो रिजल्ट होगा वो भी प्रेजेंट सिंपल में ही होगा। अब एग्जांपल में एक लिखता हूं इधर, if we
अक्सर इस एग्जांपल को हम लिखते हैं इफ वी हीट वाटर, एक क्लॉज बना हमारा ये कंडीशनल, इसको हम लिखते हैं फिर इट बॉइल्स। ये इसका रिजल्ट है, यानी इफ क्लास जो है इसका जो कंडीशनल क्लास है वो प्रेजेंट सिंपल में है, रिजल्ट भी इसका प्रेजेंट सिंपल में है। तो कहने का मतलब है इस जीरो कंडीशनल को कब हम इस्तेमाल करते हैं, एक ऐसे कंडीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको when it describes a fact or a scientific fact, या कोई ऐसा सिचुएशन को that is always true, कोई साइंटिफिक फैक्ट हो या कोई ऐसा सिचुएशन that is always true जो हमेशा सही हो, इन चीजों को बताने के लिए हम प्रेजेंट ये कंडीशनल जीरो का इस्तेमाल करते हैं। if we heat water it boils, यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये जो क्लास है इफ क्लास ये हमारा प्रेजेंट सिंपल में है, रिजल्ट भी प्रेजेंट सिंपल में। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे फर्स्ट कंडीशनल में, लेकिन एक बार फिर आपको रिमाइंड करता हूँ यहाँ पे जीरो कंडीशनल हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कंडीशन में जब हमारा जो एक्शन है, हमारा जो इफ क्लास है वो एक ऐसी चीज के बारे में कंडीशन बताता हो जो हमेशा के लिए सही हो और एक फैक्ट हो और हमेशा जो सही हो, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं जीरो कंडीशनल। अब इस जीरो कंडीशनल के साथ के बाद हम नेक्स्ट लिखेंगे फर्स्ट कंडीशनल, इसके बाद थोड़ा सा आपको इसका डिफरेंस पता चलेगा। हाँ, इसके एक पॉइंट यहाँ पे और मैं आपको बताता चलूं। अब यहाँ एक इसका एग्जांपल साथ में हम और लिखेंगे। फॉर एग्जांपल इफ यू heat iron it expands, पहला वाला जैसा एक सेम एग्जांपल मैं दे रहा हूं, इफ यू हीट आयरन इट एक्सपेंड्स, जब आप आयरन को हीट करते हैं तो ये एक्सपेंड हो जाता है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। अब यहां इस इफ के साथ जीरो कंडीशनल के साथ इफ की जगह आप रिप्लेस करके और एक भी लिख सकते हैं आप, और एक कंडीशनल ये व्हेन लिख सकते हो आप, व्हेन यू heat iron it expands, ये इसका ऑप्शन है when you heat iron it expands, जब आप आयरन को हीट करते हैं तो ये एक्सपेंड हो जाता है। दोनों तरीके से ये सही है, ये आपका जीरो कंडीशनल है। अब आपको एग्जाम्स में इस तरह आ जाता है, फॉर एग्जांपल यही आपको क्लास दिया हुआ होता है, इसको फिर सेंटेंस करेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको कभी लिखा होता है इट विल एक्सपेंड या इट वुड एक्सपेंड, आपको इस कंडीशन से पता चलता है ये एक साइंटिफिक फैक्ट बता रहा है। तो आपको हमेशा लिखते समय याद रखना है कि ये जो इसका रिजल्ट वाला ऑप्शन है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में होना चाहिए। अब हम जाते हैं फर्स्ट कंडीशनल पे। इसका फर्स्ट कंडीशनल या कंडीशनल वन, कंडीशनल वन का स्ट्रक्चर क्या होता है? कंडीशनल वन का भी इफ क्लास का स्ट्रक्चर तकरीबन सेम ही होता है। फॉर्म में इधर लिखता हूं उसका, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, लेकिन यहां पे इसका रिजल्ट में क्या आता है? विल आता है हमेशा। विल प्लस V1, या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, और फ्यूचर सिंपल, इसका रिजल्ट हमेशा फ्यूचर सिंपल में होता है। तो इसका स्ट्रक्चर मैं आपको लिखूं, यहां पे एग्जांपल एक लिखता हूं इधर, इफ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम, ये हमारा स्ट्रक्चर है। इफ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लगेगा क्योंकि जीरो कंडीशनल आपने पढ़ा, जीरो कंडीशनल में इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, यहाँ पे आपको प्रेजेंट सिंपल, लेकिन जब हम यहाँ आते हैं इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल तो रिजल्ट है हमारा फ्यूचर सिंपल। तो डिफरेंस क्यों है यहाँ पे? क्योंकि अब ये इसमें
कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं बता रहा है, ये एक ऐसा चीज बता रहा है दैट इज लाइकली टू हैपन, होने वाली चीज है, अभी वो एग्जैक्ट नहीं है, एक हमेशा का फैक्ट नहीं है। ये कब होगा रिजल्ट? आई विल स्टे एट होम, आई विल स्टे एट होम। कंडीशन ये है कि इफ इट रेन्स, ये हमेशा होता नहीं है। अगर बारिश होगी, अगर इफ इट रेन्स देन आई विल स्टे एट होम। इसलिए ऐसे सेंटेंस के लिए आपको जीरो कंडीशनल का इस्तेमाल करना है, आपका रिजल्ट में विल आएगा, जो आपके लिए हमेशा के लिए सही नहीं हो, ये डिपेंड करता है आपके कंडीशंस पे। अगर आपका इफ क्लास कंडीशन फुलफिल करता है तो देन द रिजल्ट विल कम आउट, ये रिजल्ट उस वक्त आएगा अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो जाए। लेकिन जो जीरो कंडीशन है, जीरो कंडीशन में ऑलरेडी वो चीज साइंटिफिकली होता है, तो इसलिए ये दो डिफरेंसेस आपको याद रखना है। यही डिफरेंस है जीरो कंडीशनल और फर्स्ट कंडीशनल का। तो डियर स्टूडेंट्स, आप समझ गए ये फर्स्ट कंडीशनल क्या होता है इसके बारे में। अब यहाँ एक पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, वो ये है अक्सर हम गलती कर जाते हैं इस टाइप के सेंटेंस में। अब आपको फर्स्ट कंडीशनल का एक एग्जांपल मैं और देता हूँ। यहाँ पे हम एक जगह गलती करते हैं, वो ये है कि हम इस तरह लिखते हैं इफ आई go to school, I will talk to Imran। ये आपका एक फर्स्ट कंडीशनल है। तो यहां पे आपका प्रेजेंट सिंपल है और यहां पे आपका विल है। कभी भी आप गलती ये नहीं कीजिएगा कि इफ आई विल गो लिखोगे यहां पे टू स्कूल, आई विल टॉक टू इमरान। इस वक्त ये सही नहीं है, इस वक्त सेंटेंस इनकरेक्ट है, क्योंकि जब भी आप ये फर्स्ट कंडीशनल आप लिखोगे, फर्स्ट कंडीशनल में इफ वाले क्लास में कभी भी आप विल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड। तो अब हम जाएंगे सेकंड कंडीशनल पे। और हाँ, एक बात और है, इस सेकंड कंडीशनल में आप कभी व्हेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो इफ की जगह, वो सिर्फ आपका जीरो कंडीशनल में आ जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा सेकंड कंडीशनल। तो इस सेकंड कंडीशनल का जो फॉर्म है, जो स्ट्रक्चर है, वो हमेशा इस तरह से आता है। इफ प्लस पास्ट सिंपल आते हैं आपका, इफ प्लस पास्ट सिंपल, तो रिजल्ट हमेशा किसमें आ जाएगा? वुड के साथ आ जाएगा, वुड प्लस V1, या वुड ही लिख सकते हो। तो इसको हम वुड क्लास भी कहते हैं। इफ प्लस पास्ट सिंपल, तो आगे आपका वुड आ जाएगा। एक स्ट्रक्चर में आपको इस तरह बताता हूं, इसका एग्जांपल साथ में दे देते हैं। इफ यू came, I would give you the money. If you came, I would give you the money. अब ये इस टाइप का सेंटेंस या इस टाइप का जो कंडीशनल है, ये कंडीशनल क्या बताता है? ये प्रेजेंट और फ्यूचर का ऐसा सिचुएशन बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज अनलाइकली टू हैपन, जो होने वाला ना हो प्रेजेंट में या फ्यूचर में, जिसकी लो प्रोबेबिलिटी हो, जिसकी होने की बहुत ज्यादा कम प्रोबेबिलिटी हो, जिस एक्शन के होने का, उस कंडीशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आप कहता है मिसाल उर्दू में अगर हम इसका इस तरह बताएं, इफ यू केम आई वुड गिव यू द मनी, अगर तुम आते तो मैं तुम्हें पैसा दे देता। इस तरह की सिचुएशन में, चाहे वो प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में, इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हम ये सेकंड कंडीशनल इस्तेमाल करते हैं, जिसकी कंडीशन में होगा इफ यू केम, इफ प्लस पास्ट सिंपल। तो हमेशा जब आपको इस तरह का स्ट्रक्चर एग्जाम में यही दिखाया होता है आपको सेंटेंस का, फॉर एग्जांपल ये या तो गलती लिखा होता है इन्होंने कंडीशनल क्लास में, या तो आपको रिजल्ट वाले क्लास में कहीं ना कहीं खामी रखता है।
एग्जाम में आपको वो करेक्शन करने के लिए आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा होगा इफ यू विल कम आई वुड गिव यू द मनी, या कभी आपको यहाँ पे इसको सिस्टम सही रखेंगे इफ यू केम, यहाँ पे आई विल लिखा होगा, इस तरह का सिंपल करेक्शन करना है। तो सही फॉर्म इसका यही है, इफ प्लस पास्ट सिंपल, तो रिजल्ट शुड बी वुड। तो इफ यू केम आई वुड गिव यू द मनी, अगर आप मेरे पास आते तो मैं आपको दे देता। इस तरह की सिचुएशन में सब्जेक्ट या इफ प्लस, यहाँ पे सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, मेंशन हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैं आपको मैं इफ प्लस पास्ट सिंपल या इसका टेंस बता रहा हूँ, तो इसके रिजल्ट वाले सेक्शन में आपको वुड आना चाहिए। तो ये उस तरह की सिचुएशन में है दैट इज अनलाइकली टू हैपन, अनलाइकली टू हैपन, या जिसके लिए बिल्कुल लो प्रोबेबिलिटी हो, जिसमें कोई चांस ही ना हो, इन चीजों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सेकंड कंडीशनल का। अब इसके बाद हम जाते हैं थर्ड कंडीशनल पे। थर्ड कंडीशनल का स्ट्रक्चर इस तरह से आता है हमेशा हमें, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, तो रिजल्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ, या हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे V3। अब ये किस सिचुएशन में आता है? ये एक ऐसा सिचुएशन बताता है जो पास्ट में हुआ, आप उसको किसी चीज के पास्ट की किसी ऐसे सिचुएशन को जिस पे रिग्रेट या क्रिटिसिज्म का हम इजहार कर रहा हो, जो कंडीशन को फुलफिल कभी होने वाला ही ना हो, जिसमें कोई पॉसिबिलिटी ना हो, उसको बताने के लिए हम थर्ड कंडीशनल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल मैं इधर सामने लिखूंगा, यहां पे इस तरह है, इफ यू हैड रन फास्ट, क्योंकि हमेशा हमारा पास्ट परफेक्ट में थर्ड ये हेड प्लस V3 आ जाता है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म होगा, वो हमने यहां लिखा इफ यू हैड रन फास्ट, ये हमारे कंडीशन में है। तो रिजल्ट में यू वुड हैव if you had run fast you would have, या हम नेगेटिव में लिखेंगे you would not have missed the train। अब क्या किया यहाँ पे कंडीशन इस तरह बताता है, पास्ट का एक कंडीशन ऐसा है जो मुमकिन ही नहीं है, इसने पास्ट में ऐसा काम कर लिया कि if you had run fast, अगर तुम तेजी से दौड़ चुके होते, you would have not missed the train, तुम ट्रेन मिस नहीं कर चुका होता। अब ट्रेन मिस हो चुका है, पास्ट में इसने इस एक्शन को किया नहीं, ये पास्ट वाला इसका कंडीशन फुलफिल हुआ ही नहीं, तो ऐसे कंडीशन जो है जो कभी फुलफिल नहीं होगा, जो ये कंडीशन पूरा होने का जिसमें कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो, ऐसे सिचुएशन को हम बताने के लिए थर्ड कंडीशनल का इस्तेमाल करते हैं। एक एग्जांपल में और इस तरह लिखूंगा, इफ माय friend had studied, he would have become a doctor। मेरा एक फ्रेंड है, बहुत ज़हीन है, बहुत होशियार है, लेकिन पढ़ा नहीं उसने। If my friend had studied, अगर उसने पढ़ चुका होता, he would have become a doctor, तो मुझे पूरा पक्का पता है कि वो एक डॉक्टर बन चुका होता, लेकिन अब ये चीज फुलफिल नहीं हो सकता है। तो इन चीजों के लिए हम थर्ड कंडीशनल का इस्तेमाल करते हैं। अब फिर हम वापस आते हैं ऊपर वाले इसमें। तो ये तीनों चीजें हैं, डिफरेंट टाइप्स है, ये 4 टाइप्स आपको कंडीशनल के। अब
हम कंडीशनल फर्स्ट कंडीशनल पे वापस आते हैं। कुछ और दो चार बातें आपको जरूरी यहाँ पे बता दूं। फर्स्ट कंडीशनल एक मैं एग्जांपल इधर लिखूंगा। अब फर्स्ट कंडीशनल में मैंने कहा फॉर एग्जांपल इफ यू आर, इस तरह लिखो, if you work hard, you will pass the exam. एक सेंटेंस इस तरह है। अब यहाँ पे क्या होता था, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम। हमने पहले पढ़ा ये कंडीशन हमारा फर्स्ट कंडीशनल है। अब कंडीशनल सेंटेंस में ये भी बताया जाता है कि कभी आपको इस विल की जगह कुछ और चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हो। मे इस्तेमाल कर सकते हो, माइट इस्तेमाल कर सकते हो, कुड इस्तेमाल कर सकते हो, या कभी कैन इस्तेमाल कर सकते हो। कहाँ इसका इस्तेमाल करना है ये मैं आपको साथ में बताता चलूं। विल को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, मे या माइट या कुड को इस कंडीशनल सेंटेंसेस में हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल से एक बात है, जब आप इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम अगर हम यहाँ लिखेंगे, या इसकी जगह किसी ने लिखा इफ यू वर्क हार्ड यू मे पास द एग्जाम, यू माइट पास द एग्जाम, यू कुड पास द एग्जाम। तो डिफरेंस ये है, जब आप विल यहां लिखोगे इट शोज सर्टेनिटी। जब आप विल लिखोगे तो इसका मतलब डेफिनेटली यू विल पास द एग्जाम। लेकिन अगर आप विल की जगह इफ यू वर्क हार्ड you may pass the exam or you might pass the exam या you could pass the exam, तो इसका मतलब है उस सूरत में अगर आप इस तरह लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ will लिखा, ये सर्टेनिटी दिखाता है। किसी ने लिखा if you work hard you might pass the exam। क्या बताता है यहाँ पे, यहाँ सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम है, दोनों ग्रामेटिकली सेंटेंस सही है, लेकिन फर्क क्या है, फर्क एक ये है इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम। यहाँ पे सर्टेनिटी दिखाता है, अगर यू विल पास द एग्जाम बताओगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम पास कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे ये जो अगर माइट या कुड लिखोगे इट रिड्यूसेस द सर्टेनिटी, फिर सर्टेनिटी नहीं रहता, यकीन नहीं रहता है कि आप डेफिनेटली इसको करोगे या नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी रहता है आप एग्जाम पास कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे श्योरिटी आपको सर्टेनिटी नहीं दिखाता है। ये डिफरेंसेस है, ये आप पॉइंट याद रखिएगा। और एक अहम बात, अब ये फर्स्ट कंडीशनल, अब सेकंड कंडीशनल का एक एग्जांपल देता हूं, ये आपको समझना जरूरी है। सेकंड कंडीशनल में स्ट्रक्चर मैंने फॉर्म आपको पहले बताया, यहाँ पे इफ के बाद पास्ट सिंबल का हम इस्तेमाल करते हैं, फिर रिजल्ट वुड में आ जाता है। तो इसका एक एग्जांपल मैं इस तरह बताऊंगा। अक्सर हम लिखते हैं इफ आई वर यू, इफ आई वर यू आई वुड अपोलोजाइज। अब ये जो प्रोनाउन आई है हम हमेशा इसके साथ वाज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे यू हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इफ आई वर यू आई वुड अपोलोजाइज। सेकंड कंडीशनल में जब भी हम कोई किसी हर प्रोनाउन के आगे हम इस्तेमाल करते हैं, यानी वेयर का इस्तेमाल करते हैं, तो एक्चुअली हम आई के साथ बाकी सेंटेंस में करेक्ट फॉर्म इसका आई के साथ वर्ब आता है, वाज आता है, लेकिन वर यहाँ क्यों इस्तेमाल कर रहा है। सेकंड कंडीशनल में हमेशा हम बी फॉर्म के सारे पास्ट को, यानी इसको जब हम लिखते हैं वास की जगह, तमाम ऑल प्रोनाउंस के लिए, सारे प्रोनाउंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वर का। अब एक्सेप्टेबल है अगर किसी ने आई के साथ वाज इस्तेमाल किया तो फिर वो फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है। अगर किसी ने कहा इफ आई वाज यू आई वुड अपोलोजाइज, लेकिन अगर आप चाहोगे ग्रामेटिकली हमेशा इसको सही रखें तो हर इसमें प्रोनाउन के साथ, चाहे वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो या थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, हमेशा वर इस्तेमाल करोगे, क्योंकि वर वाला जो है
ये फॉर्मल है और ग्रामेटिकली ये करेक्ट है। तो इन दिस वीडियो लेसन आई होप कि यू विल हैव अंडरस्टूड समथिंग अबाउट दिस। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने समझ लिया होगा। ओके, थैंक यू।